इसका हम लोग दो पार्ट अभी देखेंगे। पहले पालेंगे तो इसमें जो भी आंकड़े हमें दिए रहेंगे, कुछ नंबर्स दिए रहेगा, उस नंबर में हमें काउंटिंग करना है। सपोज अगर उस नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमें काउंट करके देखना है कि n एक सम संख्या है या विषम है। दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो उसमें नंबर जो है सम रहेंगे या विषम, यानी या तो नंबर्स इवन होंगे या नंबर्स ऑड होंगे। अगर नंबर इवन है यानी n की वैल्यू सम आ गई, मतलब कि उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण दिया गया है उसमें संख्या सम है, तब क्या फार्मूला बनेगा। और जब ये विषम है तब किस तरह से हम लोग मीडियन निकालेंगे। एक चीज़ यहाँ नोट कर ये बता देते हैं कि ये जो मेथड बताने जा रहे हैं ये रिटन एग्ज़ाम के लिए है। जैसे जिनका बीए या एमए, इवन बीएड में भी जिनका सांख्यिकी टॉपिक पे इस तरह के सवाल आता है, उनके लिए है रिटन में किस तरह से माध्यिका निकालना है। जो लोग ऑप्शनल पेपर देने जाते हैं, कंपटीशन के पेपर या एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले पेपर, उनके लिए ये मेथड नहीं है। उनके लिए अलग से माध्यिका का मेथड अलग वीडियो में बताया गया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और एंड में भी दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो रिटन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर उनके लिए है। ऑप्शनल जो जिनका बहुविकल्पीय पेपर होता है उनके लिए नहीं है, उनके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं जो भी हमारे आंकड़े रहेंगे, अगर n एक सम संख्या है यानी इवन संख्या है तब कैसे निकलेगा माध्यिका, और n एक विषम संख्या तब कैसे माध्यिका निकालेंगे। लेकिन जो भी माध्यिका को निकालने से पहले सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, कुछ इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा जैसे कि 2, 8, 1, 3, 7 ऐसे नंबर लिखा रहेगा, इसका माध्यिका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये जो आंकड़े दिए रहेंगे इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो बेहतर होगा कि हम असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेंगे। बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद या तो ये संख्या, जैसे यहाँ 5 डेटा दिए गए हैं, 5 आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ n की संख्या क्या हो गई, विषम हो गई। अगर एक इसमें आंकड़ा ऐड कर दें, अब n की संख्या सम हो जाती है। तो n का हमारा दो पॉसिबिलिटी बना, सम और विषम। तो अब हम फार्मूला देख लेते हैं किस तरह से मीडियन यानी माध्यिका को निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी देखते हैं कि जब n एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, तो सबसे पहले हम जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेंगे। अब n की वैल्यू इस तरह से निकलेगी कि n जब विषम संख्या है तो हमारा माध्यिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा n जो भी वैल्यू दी रहेगी उसमें 1 जोड़ देंगे और पूरे की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। n + 1/2 वहाँ। तो अब यहाँ गलती लोग क्या करते हैं कि जैसे n + 1, n में जो भी वैल्यू, n की वैल्यू जो भी रहे उसमें, तो उसमें एक ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 8, 6, 5, 9, 2। सपोज ये 5 डिजिट का एक आंकड़ा दिया गया है, इसमें n की संख्या क्या है, विषम है, 5 है, विषम है, मतलब माध्यिका इस तरह से हम ये वाले फार्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पहली गलती क्या होगी कि 5, ये 5 डिजिट है, मतलब इसमें कितने वितरण है, 5 हैं। तो सिर्फ क्या करेंगे लोग, 5 + 1 / 2, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6/2 यानी 3। तो माध्यिका कुछ लोग 3 भी लिख देते हैं, जो कि ये गलत है। यहाँ पर लिखा गया है n + 1/2वां पद, तो इसका मतलब 3 आया है, मतलब तीसरा पद, तीसरे पोजीशन पे इसको जब हम बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, जैसे अगर यहाँ अरेंज करें 2, 5, 6, 8, 9, हम जब इसे बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पर कौन सा पद है, थर्ड पोजीशन पर ये वाला पद है यानी 6 है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एक गलत करने का चांस यहाँ पर है। एक गलत अभी और होगा, जो फार्मूले में कन्फ्यूजन है वहाँ पर अभी बताते हैं। तो जब n की संख्या विषम है तब ये हमारा फार्मूला है, माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका = n + 1/2 वां पद। जब n की संख्या सम है तब देखते हैं, ये थोड़ा सा याद करने में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन बता देते हैं। जब n की संख्या इवन है तब हमारा माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका की वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले जो भी n की वैल्यू रहेगी n/2वां पद लिखेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे n/2 की वैल्यू नहीं लिखेंगे। जैसे अगर 6 पद है तो 6/2 यानी तीसरा पद की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। प्लस n/2 में यहाँ 1 जोड़ देंगे, n/2 + 1 करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, पिछले फार्मूला में n + 1 पूरे का डिवीज़न 2 था,
लेकिन यहाँ n/2 और +1 करेंगे, n+1/2 नहीं करेंगे। पहले n/2 मतलब n को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तब उसमें 1 ऐड करेंगे और ये वाला भी पद निकाल लेंगे। तो ये जैसे मान लें यहाँ पर 6 पद थे, तो यहाँ तीसरा पद, और इसको भी 6/2 करेंगे तो 3 + 1 यानी चौथा पद। यहाँ जो पद आएगा जस्ट उसके अगला पद यहाँ लिखा जाएगा। जो भी अगर डिवाइड करने पे यहाँ 5वां पद आया तो यहाँ ऑटोमेटिक अगर फार्मूला सही लिखें तो यहाँ 6वां पद आ जाएगा। यहाँ 10वां पद अगर आया तो यहाँ 11वां पद ऑटोमेटिक आएगा अगर फार्मूला इस तरह से सही लिखें। और इन दोनों पद पे जो भी वैल्यू रहेगी, यहाँ तीसरे पद पे जैसे अगर कोई वैल्यू रहेगी, चौथे पद पे भी कोई वैल्यू रहेगी, उन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला है माध्यिका का रिटेन एग्ज़ाम के लिए। अगर रिटेन एग्ज़ाम हम लोग देने जा रहे हैं तब, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें ऑप्शनल पेपर होता है, उसके लिए इतना लंबा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो बता चुके हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग दे सकते हैं। वहाँ उससे बहुत इजी से माध्यिका निकाल सकते हैं। इवन जिनको मैथ आता नहीं है, सिंपल नंबर का नॉलेज है, वो भी माध्यिका निकाल सकते हैं। बहुत इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अब कोई एक सवाल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं कि इस फार्मूला को याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर n में +1 हो रहा, तब 2 का डिवीजन हो रहा। थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगा के फार्मूला को याद रखेंगे। एक चीज़ पता है कि सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं n एक विषम संख्या है। किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ दें तो सम आ जाएगा। कोई भी विषम संख्या ले लें, जैसे 17 एक विषम संख्या है, 17 क्या है, एक विषम संख्या है। इसमें +1 ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 18, एक सम संख्या बन गया। तो किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो सम संख्या आ जाएगी। तो n एक विषम संख्या है, यहाँ पर 1 जोड़ें, एक सम संख्या बन गया। सम यानी इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। इस तरह से हम लोग याद रखें, क्योंकि अगर हम विषम संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर सपोज n की वैल्यू यहाँ 5 थी, उस 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो यह आ जाता 2.5। 2.5 अब कोई सीरीज इस तरह से लिखा है 1 2 3, ये कोई आंकड़े दिया गए हैं। ये पहला पद है, यह दूसरा पद, ये तीसरा पद। 2.5 पद इसमें कहाँ खोजेंगे, 2.5वां पद तो मिलेगा भी नहीं। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे लॉजिकली कि जब ये विषम है तब इसमें 1 जोड़ दिए, सम बन गया, तब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर n एक पहले से ही सम संख्या है तो सम संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर n+1 नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, जैसे विषम में 1 ऐड किए तो सम बन गया। जब भी सम संख्या में 1 ऐड करेंगे तो विषम बन जाएगा। अगर यहाँ फार्मूला होता n+1/2, तो ये तो ऑलरेडी एक सम संख्या था, इसमें 1 ऐड होता, विषम बन जाता। अब विषम बन जाता तो फिर पॉइंट वाला पद हम कहाँ से लाएंगे। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि ये ऑलरेडी सम है, सम को 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ भी सम का संख्या, उसको 2 से डिवाइड कर दिए, जो भी डिवीजन आया उसको 1 से ऐड कर दिए। और सम संख्या को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अब इस पर 2 सवाल लेंगे, एक सम वाले पर, एक विषम वाले पर। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक डेटा जैसे दिया गया है 20, 18, 22, 27, 25, 12 और 15। इसका मीडियन ग्राफ करना है, मतलब माध्यिका। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेंगे। तो लिख लेंगे कि आरोही क्रम में अरेंज करने पर। तो इसको सबसे पहले छोटा पद। अच्छा, इसमें एक गलती और होगी। गलती क्या होगी, अभी तो ये छोटा डेटा है, 7 ही है, हो सकता है 10, 15, 20 का भी डेटा दिया गया हो। तो वहाँ गलती जब हम लोग अरेंज करते हैं बढ़ते या घटते क्रम में, तो इसमें से कुछ डेटा यानी कुछ आंकड़े हम लोग गलती से छोड़ देते हैं। तो वो गलती ना हो, तो उस गलती से बचने के लिए करेंगे क्या, पहले सवाल में जितने आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ कितना है, नंबर कितने हैं गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर 7 है। ये रफली कहीं लिख लेंगे, फेयर पे नहीं, है अपने समझने के लिए, तब ताकि हमसे गलती ना हो। अब हम इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12, फिर 18, फिर 15 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद अगला क्रम आता है 20, फिर आएगा 22, फिर 25, फिर 27। अब ये देख लेते हैं कि क्या अरेंज करने के बाद भी 7 नंबर ये हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अरेंज करने के बाद भी 7 नंबर हैं। तो पहली जो गलती होने के चांस था कि बीच में कुछ डाटा अरेंज करने के टाइम हम लोग कुछ आंकड़े छोड़ देते हैं। कभी कभी गलती से हो जाता है, क्योंकि ये छोटे आंकड़े हैं तो यहाँ पर संभावना कम है। जब यही 15-20 का आंकड़ा होता तो हो सकता है कुछ आंकड़े छूटने की संभावना रह जाते हैं, तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब पहले गिन लेंगे, पहले कितने नंबर्स थे, 7,
अरेंज करने के बाद भी कितने नंबर हैं 7। इसका मतलब ये हो कि हम बीच में कोई नंबर छोड़े नहीं हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, n की वैल्यू देखना है। तो n यहाँ पर 7 है, n इज इक्वल टू क्या है 7। 7 मतलब क्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या। तो अब माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाएगा विषम संख्या के लिए, माध्यिका की वैल्यू क्या है n+1/2वां पद। सिंपल। सम संख्या के लिए तो थोड़ा सा लंबा फार्मूला है। n में अब 7 जोड़ेंगे, 7+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2, 8/2वां पद। तो 8/2 क्या होता है 4, मतलब चौथा पद या 4वां पद, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ आंसर 4 नहीं होगा, गलती होने का चांसेज है कि यहाँ पर अब क्या है दूसरी गलती। पहली तो गलती यहाँ होगी कि कोई एक हम नंबर भूल सकते हैं, दूसरी गलती यहाँ होगी कि 4 आंसर करके चले आए, 4 नहीं होगा। अब चौथा पद यहाँ से गिनेंगे कौन है, 1 2 3 4, इसका मतलब चौथा पद क्या है 20। अगर हम इधर से भी गिने तो चौथा पद वही आएगा। अगर इसको हम इस तरफ से गिनते हैं 1 2 3 4, चौथा पद दोनों तरफ से 20 आएगा। तो माध्यिका क्या हो गई 20, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं जब सम संख्या है तब किस तरह से माध्यिका को रिटन एग्ज़ाम के लिए निकालना। तो अब अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आंकड़े दिए गए हैं 7 9 12 7 8 11, इसका हमें माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले अरेंज करने के पहले टोटल नंबर गिन लें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं। ये रफली करना है, ये कॉपी पे वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, गलती से बचने के लिए बता रहे हैं। अब इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो पहले 7 आएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 11, 7 यहाँ 2 बार है तो इसको 7, इस तरह लिख लेंगे, 8 9 11 और 12। अब बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद देख लेते हैं क्या 6 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ भी 6 नंबर है। इसका मतलब पहली जो गलती होने की चांसेस थी अब वो ख़त्म हो गए। अब आते हैं n की वैल्यू क्या है, n है 6। 6 का मतलब क्या है सम संख्या। सम संख्या के लिए क्या फार्मूला है माध्यिका का, अब लगा देते हैं। तो यहाँ पर माध्यिका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2वां पद। फार्मूला लिखेंगे तब फिर अगले स्टेप में फार्मूला की वैल्यू रखेंगे, n/2 अब +1वां पद डिवाइडेड बाई 2। अब n की वैल्यू यहाँ क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6/2वां पद प्लस 6/2 +1वां पद डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2। अब अगला स्टेप देखते हैं। तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरा पद, इसको तीसरा या तीनों पद लिख देंगे, प्लस इसको 6/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4वां पद डिवाइडेड बाई 2। अब जो फार्मूला बता रहे थे तो बताए थे कि यहाँ जो पद रहेगा उससे जस्ट अगला पद यहाँ आएगा। यहाँ तीसरा पद आया तो यहाँ चौथा पद आएगा। यहाँ अगर 10वां पद लिखा रहता तो यहाँ ऑटोमेटिक 11वां पद आ जाता। अगर यहाँ जस्ट अगला पद नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ फार्मूला गलत है, पहले उसको देख लेना है। तो तीसरा पद अब यहाँ क्या है बढ़ते क्रम में देखें तो तीसरा पद है ये 1 2 3 8 प्लस चौथा पद क्या है 9 और डिवाइडेड बाई 2। तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17/2। जब 17/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5, हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सवाल करनी है, जब n = इवन हो या n ऑड हो तब इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रिटन एग्ज़ाम के लिए है, इसलिए अगर जब बहुविकल्पीय के लिए आता है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें। उससे मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड के अंदर माध्यिका निकल आएगा। अगर जिन लोग रिटन एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी ये मेथड जाके पहले देख लें, पहले वहाँ से आंसर देख लें क्योंकि वहाँ से आंसर ज़्यादा सटीक मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस मेथड से करके एग्ज़ाम के लिए वही आंसर ला के चेक कर लें, डबल आंसर इससे चेक हो जाएगा तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो वाला मेथड एक बार ज़रूर देखें। अब हम लोग माध्यिका निकालने का जो एक दूसरा प्रकार है जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं असतत आवृत्ति विवरण, इसका माध्यिका निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका सीखा था, जिसमें जो है हम लोग पदों की संख्या गिनते थे। अगर वो सम है
या विषम है, उस आधार पे हम लोग माध्यिका निकालते थे। और इसके बाद हम लोग फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्यिका सीखेंगे। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्यिका निकालना बहुत आसान है। इसमें बस एक पद को सीखना पड़ेगा जिसको कहते हैं संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। इसके लिए कोई खास फार्मूला नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई फार्मूला हमने नहीं लिखा है। अब एक सवाल से सिंपल इसको समझते हैं कैसे किया जाता है। जैसे अगर एक इस तरह का कोई एक सवाल दिया गया है, कोई एक प्राप्तांक है, इसको हमने x लिख लिया। ये प्राप्तांक दिया गया है 15, 17, 20, 22, 25, 30। उसका फ्रीक्वेंसीज दिया गया है 2, 5, 10, 12, 8, 4। ये सिंपल इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम लोग जब चार्ट की इस तरह से टेबल एक बना लेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक प्राप्तांक का हो जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उस फ्रीक्वेंसीज को लिख लेंगे। अब यहाँ जो एक नया टर्म मिलेगा वो मिलेगा संचयी आवृत्ति। इसी का मेन समझना है। इसको सीख गए तो इस तरह के जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या असतत आवृत्ति वितरण है, उससे माध्यिका बहुत आसान है निकालना। बल्कि ये जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था अवर्गीकृत का, जिसमें हम लोग पहले सम संख्या है पदों की या विषम संख्या है उसको पता करते थे, फिर जाके n/2 टूवां पद या n/2, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये उससे भी आसान है। तो इसमें सबसे पहले प्राप्तांक जो है वो दिया रहेगा सवाल में, प्राप्तांक को लिख लेंगे, आवृत्ति को लिख लेंगे। ये तो सवाल का दिया गया है। अब आते हैं संचयी आवृत्ति किस तरह से निकालना है। संचयी आवृत्ति के लिए जो पहला आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें जो अगला आवृत्ति आएगा, 2 के बाद अगला आवृत्ति क्या आ रहा है 5, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम सेकेंड नंबर पे लिखेंगे संचयी आवृत्ति तो पहले दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 7। अब हम थर्ड नंबर वाला आवृत्ति लिखना चाहते हैं तो इन तीनों को जोड़ देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक तीनों को जोड़ देंगे, 10, 5, 15, 2, ये आ जाएगा 17। जब चौथे नंबर पे हम चौथे आंकड़े या प्राप्तांक के लिए हम संचयी आवृत्ति लिखेंगे तो क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे। तो चारों को जोड़ेंगे तो आएगा 29। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं, बार बार जैसे पहले 2 को जोड़ें, फिर 3 को जोड़ें, फिर शुरू के 4 फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज़ लिख लिया। दूसरे फ्रीक्वेंसी में क्या कहें, पहले दोनों का सम लिख लिए 7। अब पहले 2 का सम हमें पता चल गया है 7। जब हम तीसरे प्राप्तांक के लिए यहाँ संचयी आवृत्ति लिखना है तो इन तीनों का ही तो सम निकालना है। इन तीनों का सम मतलब पहले इन दोनों का सम, इन दोनों के सम में ये वाला सम जोड़ देंगे। इन दोनों का सम हमने क्या लिख लिया है 7, तो 7 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आ गया 17। इसी तरह जब चौथे का हम आंकड़े के लिए हम संचयी आवृत्ति लिख रहे हैं तो शुरू के 3 का सम कितना आ गया है 17। तो इस 17 में ये इस तरह से हमने 12 जोड़ दिया तो आ गया 29। अब हम पाँचवें के लिए निकाल रहे हैं तो शुरू के 4 का सम कितना आ गया 29। इन 29 में 8 जोड़ देंगे तो आ गया 37। बार बार फिर से एक एक आंकड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट वाले के लिए हमें संचयी आवृत्ति चाहिए तो शुरू के 5 के लिए हमने संचयी आवृत्ति कितना निकाल लिया है 37। 37 में ही 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 41। इसको चाहे तो एक एक करके भी जोड़ेंगे तो 41 वही आ जाएगा, लेकिन ऐसे टाइम ज़्यादा जाएगा। बस एक पहला आंकड़ा लिख लेना है आवृत्ति का, उसको ऐसे डायगनली यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो दूसरा आ गया, दूसरे में फिर ये ऐसे डायगनल ये ऐसे लिख लेंगे, फिर दूसरे में डायगनली ये जोड़ेंगे तो दूसरे का हमें मिल गया, फिर इसमें डायगनली ये वाला जोड़ेंगे तो तीसरे का आंकड़ा मिलेगा, तीसरे से डायगनली ये जोड़ेंगे तो चौथे का, चौथे से ये जोड़ेंगे तो पाँचवें का, ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमें आंकड़ा मिल गया। इस तरह से हम कर सकते हैं कम टाइम में, बार बार हमें पूरा आंकड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ एक चीज़ देखना है कि इन सब का वैसे सम करके अलग से चेक कर लेंगे। इसका भी सम 41 आ रहा, जो सिग्मा एफ हम लोग लिखते हैं। एन की वैल्यू क्या हम लोग अभी जो माध्य में हम लोगों ने पढ़ा था एन एक टर्म पढ़ा था, एन की वैल्यू क्या होता है सिग्मा एफ। ठीक, तो सिग्मा एफ की इसकी जो सम आ रही है वो 41 ही आएगी लास्ट में, यहाँ भी 41 यानी 41 यहाँ भी रहेगा। इसका सम निकाल के अलग से चेक कर लेंगे तब भी 41 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने संचयी आवृत्ति जोड़ने में कहीं गलती नहीं की। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें है संचयी आवृत्ति को जोड़ना। संचयी आवृत्ति जो जोड़ लिए, जो लास्ट वाला यहाँ पर योग आएगा वही हमारा एन आ गया, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया 41। अब इसमें माध्यिका पता करने के लिए सिंपल एक काम करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 निकाल लेंगे। जो भी n की वैल्यू आई है, ये लास्ट में जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति आएगी वही n आ गया, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 41 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 41 और 1 कितना हो जाएगा 42, 42/2। तो ये डिवाइड करेंगे 21 आ गया। अब ये ध्यान देंगे, इस 21 से
संचयी आवृत्ति, अब 21 आने के बाद सिर्फ संचयी आवृत्ति वाले कॉलम को देखेंगे। कहाँ पे संचयी आवृत्ति 21 से जस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 21 से कम, यहाँ पर भी 21 से कम है, 17 भी 21 से कम, 29 क्या हो गया, 21 से ज़्यादा हो गया। वैसे तो 37 और 41 भी ज़्यादा है, लेकिन ये देखना है कि किस कॉलम में जस्ट ग्रेटर देन, जैसे हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो जहाँ पे हमको तुरंत 21 से बड़ा नंबर मिल जाए, तो 21 से बड़ा नंबर हमें यहाँ मिल रहा है। इसी को इसके सामने जो पड़ रहा है, इसको अगर हम एक रो इस तरह से बना के दें तो इसके जस्ट सामने जो भी प्राप्तांक दिया रहेगा या x दिया रहेगा, यानी वही हमारा ये माध्यिका हो जाएगा। तो करना हमें क्या है, n निकाल लेना है। n निकालने के लिए क्या है, सिंपल संचयी आवृत्ति निकालते चले जाएंगे, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वही हमारा n हो जाएगा। n में 1 हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हम संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में सर्च करेंगे। जहाँ पर हमें जस्ट ग्रेटर वैल्यू मिल गई, ये 29 मिल गई, ठीक उसी के वाले रो में चलते चले जाएंगे। जो ठीक सामने हमें प्राप्तांक लिखा हो या x या कुछ इस तरह से भी वैल्यू लिखा हो, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सवाल में हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा, 22। तो ये सिंपल है, इसमें किसी तरह का कोई सूत्र नहीं है, सिंपल एक लॉजिक पे है, संचयी आवृत्ति निकालना है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया माध्यिका का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे, उसमें कैसे माध्यिका को निकालते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई सूत्र नहीं लगना है, सिंपल एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकाल लेना है और इस तरह से n+1 डिवाइडेड बाई 2 करके देख लेना है। जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा मिलेगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका का फार्मूला है। फार्मूला पहले देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, ऐसे जब तक सवाल नहीं करेंगे फार्मूला समझ में आएगा नहीं। तो फार्मूला ये है कि L+I डिवाइडेड बाई FM n/2 माइनस CF। यहाँ 2 वर्ड नया मिलेगा, एक तो मिलेगा मध्यांक वर्गांतर जिसको मीडियन क्लास कहते हैं, एक है CF जिसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। तो यहाँ 2 वर्ड नए मिल रहे हैं, अभी इसको सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि ये 2 वर्ड है क्या। पहले ये फार्मूला जो है उसमें जो भी हम लोग ये लेटर्स यूज किए हुए हैं उस लेटर्स को समझ लेते हैं क्या है, तब आगे सवाल में समझेंगे। तो L जो है मध्यांक वर्गांतर या मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। I तो अभी तक जो सवाल हम लोग करते आ रहे हैं वर्गांतर का विस्तार है, जो क्लास का विड्थ है, जैसे कि 0 से 10 है क्लास तो I की वैल्यू हो जाएगी 10, 0 से 20 है क्लास तो I की वैल्यू 20 हो जाएगी। एक तरह से कहें कि उस वर्गांतर की जो चौड़ाई है या वर्गांतर का विस्तार है वही I है। FM फिर से वही मीडियन क्लास, अभी मीडियन क्लास समझेंगे, मीडियन क्लास की आवृत्ति है, मध्यांक वर्गांतर की आवृत्ति है। CF क्या है, संचयी आवृत्ति है, लेकिन कौन सी संचयी आवृत्ति, मध्यांक वर्गांतर है उससे पहले वाले वर्गांतर की। तो ये 2 वर्ड जो है, एक ये समझना है और एक ये समझना है। n की वैल्यू तो अभी तक समझते आए हैं, n की वैल्यू क्या होती है, सारे आवृत्ति का योग n = सिग्मा f। तो पहले एक सवाल देखते हैं, उस सवाल को फिर हल करेंगे तब समझ में आएगा कि मध्यांक वर्गांतर यानी मीडियन क्लास क्या है, संचयी आवृत्ति क्या है और माध्यिका किस तरह से हमें निकालनी है। तो ये एक सवाल देखते हैं, ये है सवाल। जैसे एक डेटा दिया गया है किसी क्लास का, ये प्राप्तांक है कि 0 से 10 के बीच में 2 छात्र हैं, 10 से 20 के बीच में 18 छात्र हैं, इस तरह से पूरा एक डेटा दिया गया है। लास्ट में 70 से 80 के बीच में 3 छात्र हैं। तो ये सवाल इस तरह से दिया गया। अब इसमें जो है हमें 3 जो है कॉलम बनाना पड़ेगा। एक कॉलम रहेगा प्राप्तांक का, एक कॉलम छात्रों की संख्या जो कि सवाल में दिया गया है, एक नया कॉलम हम इसमें ऐड करना पड़ेगा संचयी आवृत्ति का। तो सबसे पहले तो चलते हैं सवाल हल करने की ओर, देखते हैं संचयी आवृत्ति निकालते कैसे हैं, फिर मीडियन क्लास कैसे देखते हैं। तो फिर अब इसको आगे सवाल कर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है एक टेबल बनाएंगे। ये एक प्राप्तांक का हो गया एक कॉलम इसमें आ जाएगा छात्रों की संख्या का। अब संचयी आवृत्ति देखते हैं कैसे निकालना है। तो संचयी आवृत्ति के लिए जो पहला आवृत्ति है छात्रों 0 से 10 के बीच में, यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखेंगे 0 2। इसमें अगला वाला आवृत्ति अब ऐड कर देंगे, तो 18 और 2 का एडिशन कितना हो जाएगा 20। संचयी आवृत्ति निकाल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जिसको CF से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं वो निकालने चल रहे हैं। अब जब थर्ड वर्गांतर का संचयी आवृत्ति निकालना है
तो इनको जो ये 3 है यहाँ पर, तीनों आवृत्ति, इनको सम कर देंगे। तो इनको बार बार सम करने से अच्छा है कि इन दोनों का सम तो 20 आ ही चुका है, इस 20 में एक्स्ट्रा अगर ये 30 ऐड कर दें सिर्फ, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। चौथे वर्गांतर का संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों आवृत्ति को जोड़ देंगे। तो यही करना है, पहले वर्गांतर का संचयी आवृत्ति के लिए पहला आवृत्ति लिख देंगे, इसमें कुछ जोड़ना है नहीं क्योंकि एक ही आवृत्ति है, एज इट इज उसको लिख लेंगे। सेकेंड वर्गांतर की जब हमको संचयी आवृत्ति चाहिए तो दोनों फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जोड़ देंगे, ये 20 आ गई। थर्ड वर्गांतर की इसी तरह संचयी आवृत्ति जोड़ने के लिए तीनों आवृत्ति को जोड़ देंगे, ये 50। चौथे वाले का वर्गांतर का हमें चाहिए संचयी आवृत्ति, तो ये 4, इन चारों फ्रीक्वेंसी को, अगर इसको सिंबल से दिखाएं, आप लोग सॉल्व करने के टाइम ये नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये 4 फ्रीक्वेंसी को हम सम करेंगे। तो इनको बार बार सम करने से अच्छा है कि शुरू के 3 का योग कितना आ गया, 50 आ चुका है, इन तीनों का ऐड 50 आ चुका है। इसी 50 में अगर हम 45 जोड़ दें तो ये संचयी आवृत्ति मिल गया 95। अब इस वाले क्लास की हमें संचयी आवृत्ति क्या चाहिए, इन पाँचों का सम, इन 5 आवृत्तियों को सम करने से, बार बार सम करने से अच्छा है कि इन 4 का सम यहाँ 95 है, इन 95 में 35 ऐड कर देंगे तो ये हमें 130 आ गया। फिर इसी 130 में ये 120 ऐड कर देंगे तो इस वाले क्लास की संचयी आवृत्ति आ जाएगी। फिर 150 में जब 6 ऐड करेंगे तो इस वाले क्लास की आ जाएगी, और इस 156 में फिर से ये 3 ऐड करेंगे तो 159 संचयी आवृत्ति आ गई। तो संचयी आवृत्ति लास्ट में कितना आ गया, 159। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखें, खुद ट्राई कर लेंगे इसको, अगर इन सभी को भी सम करेंगे ना तो n की वैल्यू यहाँ पर n यानी सिग्मा f, ये f दिया गया है, n की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा f, सारे आवृत्ति का योग यानी सारे आवृत्ति का सम निकाल दें, वही हमारा n है, ये भी 159 ही आएगा। वही चीज़ संचयी आवृत्ति में इस तरह से लिख दिया गया है। तो यहाँ पर n की वैल्यू, इसको चाहे तो आप लोग अलग से निकाल भी देख लेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर n यानी सिग्मा f यानी सारे आवृत्तियों का जो सम है वो 159 ही आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 159। अब n का 50% वैल्यू लेंगे, 50% मतलब n/2, सीधे सीधे n/2 हम लोग निकाल लेंगे। तो n/2 होता है 159 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू आ गई। जो लास्ट की संचयी आवृत्ति है वही n है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इन सब को एक बार जोड़ लेंगे, यहाँ भी वही आएगा 159। वही चीज़ संचयी आवृत्ति में जो लास्ट में आता है वही n सिग्मा f ही लिखा जाता है, लास्ट में वही आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो बीच में कहीं गलत है, तो इसको एक बार ऐड करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहले मीडियन क्लास निकालने चल रहे हैं। पहले पता तो चले कौन सा क्लास इसमें मीडियन क्लास यानी मध्यांक वर्गांतर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो संचयी आवृत्ति लास्ट में आई है 159 वही हमारा n है यानी सिग्मा f की वैल्यू है। तो n का 50% निकालेंगे। 50% की वैल्यू होती है जस्ट हाफ कर देना, तो n/2 कर दिए। n/2 इज इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 79.5। तो संचयी आवृत्ति का जस्ट आधा कितना आया, 79.5। अब संचयी आवृत्ति में हम आएंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी संचयी आवृत्ति है जिसकी वैल्यू 79.5 से जस्ट एबव है, मानी ठीक उससे ज़्यादा है। तो अगर यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग से, तो 2 भी 79.5 से कम है, 20 भी कम है, 50 भी कम है, ये 95। अब ये वाली हम देखते हैं वर्गांतर को, तो 95 79.5 से ज़्यादा है, 50 79.5 से कम है। तो जो क्लास, जो भी हमारा n/2 की वैल्यू आई है उस वैल्यू से जो क्लास ज़्यादा हो, जैसे ज़्यादा तो यहाँ 130 भी 150 भी है लेकिन जस्ट एबव हो, तो जस्ट एबव कौन सा क्लास हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला क्लास में 50 वैल्यू है संचयी आवृत्ति की, वो 79.5 से कम है। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं तो यही एक क्लास मिल रहा है जिसकी वैल्यू 79.5 से ज़्यादा है। तो ये हमारा क्लास हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को इसी तरह से पहचानना है। तो मीडियन क्लास इसी तरह पहचाना जाएगा कि जो n/2 की वैल्यू आई है उस वैल्यू में पूरे संचयी आवृत्ति देखेंगे, उस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर देन जो भी वैल्यू होगी। अब 130 भी उससे बड़ी है, 150 भी बड़ी है, लेकिन ये मीडियन क्लास नहीं होगा, मध्यांक वर्गांतर ये नहीं होगा, क्योंकि 50 के बाद जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी मिल रही है, 95। तो ये वाला हमारा मीडियन क्लास हो गया। इसको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, कॉपी में आप लोग को नहीं लिखना है। मीडियन क्लास हो गया। फार्मूला पहले लिख लेते इतने हैं, अब मीडियन क्लास जैसे डिफाइन हो गया तो समझ में आ जाएगा। फार्मूला क्या है माध्यिका का,
एक बार फिर से फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है L प्लस I डिवाइडेड बाई FM और ब्रैकेट में N/2 माइनस CF। अब यहाँ से हम लोग L निकाल सकते हैं। तो L क्या था, लोअर लिमिट था मीडियन क्लास का। अब हम लोग यहाँ से मीडियन क्लास पता कर चुके हैं। मीडियन क्लास ये है तो इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट यानी निम्नतम सीमा हिंदी में कहेंगे। तो L की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, L यहाँ पर आ गई 30। L की वैल्यू यहाँ आ गई 30। I सभी क्लास में समान है तो I जो है वर्ग विस्तार है, सब में वर्ग विस्तार कितना 10-10 का अंतर है। I निकालने के लिए क्या करना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। तो I की वैल्यू तो 10 है। FM देख लेते हैं क्या है। FM क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी मीडियन क्लास या मध्यांक वर्गांतर की आवृत्ति। तो मीडियन क्लास ये आ गया, इसकी आवृत्ति क्या हो गई 45। ये संचयी आवृत्ति है। संचयी आवृत्ति का बाद में यूज होगा, अभी आगे CF में यूज होगा। तो मीडियन क्लास ये रहा। मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का कॉलम है। शुरू में देख लें तो ये हमने F लिखा हुआ है, तो आवृत्ति के कॉलम में आएंगे। जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसमें जो आवृत्ति आ रही, तो FM यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। और CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति जो है, जो CF लेने में यहाँ थोड़ा सा लोग गलत कर सकते हैं। तो CF की वैल्यू जो होती है, जो मीडियन क्लास आई है उससे जस्ट एबव यानी जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास का जो CF है वही CF यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे हम मीडियन क्लास आया, ये रहा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले संचयी आवृत्ति क्या थी 50 थी, तो हम यहाँ पर 50 लेंगे। गलती यहाँ पर क्या हो सकती है कि मीडियन क्लास का ही संचयी आवृत्ति लिखा जा सकता है। तो बस ये चीज़ ध्यान देंगे कि बाकी सारा डेटा हमें मीडियन क्लास का ही रखना है। जब संचयी आवृत्ति की वैल्यू रखने लगेंगे तो वो मीडियन क्लास से ठीक पहले वाली जो भी संचयी आवृत्ति है उस वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर बस यही ध्यान देना है, संचयी आवृत्ति रखते टाइम ध्यान देना है। तो अब सब डेटा हमें मिल गया। N/2 की वैल्यू पता ही है, तो अब यहाँ पर सारा हम रख देते हैं तो माध्यिका हमें मिल जाएगा। तो L की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस I की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 45। N/2 की वैल्यू है 79.5, अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था, माइनस 50। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 45। 79 माइनस 0.5 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। अब यहाँ 29.5 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 295 और डिवाइडेड बाई 45। अब 295 को हम 45 से भाग दें, तो जब इसको भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30, और जब 45 भागे 295 को 45 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.56। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36.56। तो ये हमारा माध्यिका हो गया, यही आंसर है। ये हमारा मीडियन आया इस सवाल में। तो इस तरह से हमें मीडियन निकालना है। संचयी आवृत्ति की वैल्यू रखते समय ध्यान देना है कि जो भी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली संचयी आवृत्ति हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से मीडियन का सवाल हल हो जाएगा।